हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जीएस थ्रू आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी जो जीएस का पूरा सिलेबस है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उसको समाप्त किया जाए। हालांकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें काफ़ी समय लगेगा, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। और आज हमारा इसी क्रम में 66वां दिन है, जिसमें हम जीएस पेपर 2 के एक विशेष टॉपिक इमरजेंसी प्रोविज़न को देखेंगे। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक दो क्वेश्चन और इमरजेंसी प्रोविज़न पे जो बन जाएंगे तो उससे आपका इमरजेंसी प्रोविज़न्स के पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दैनिक उत्तर लेखन अपना मूल्यांकन कराना चाहते हैं, अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं, तो आप हमारे मूल्यांकन कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी ये केवल यूपी पीसीएस के लिए है, जो कि अगस्त में होने वाली है। इसके अलावा जो नए कोर्सेज हैं यूपीएससी के, वो समय के साथ आ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सीधे। प्रश्न है, उन आधारों की व्याख्या कीजिए जिन पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है एवं केंद्र राज्य संबंधों और मूल अधिकारों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आप सीधे देख सकते हैं प्रश्न की डिमांड क्या है। आपको बताना है उन आधारों की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 में आपको क्या लिखना है, मुख्य भाग के पार्ट 1 में आपको लिखना है कौन कौन से आधार हैं आपातकाल के। ठीक है, तो आपको वो बताना है। फिर दूसरा पार्ट में बात करूं तो आपको बताना है, दूसरे पार्ट में 2 भाग और हो जाएंगे, ए एंड बी, जो मुख्य भाग का है। एक में आपको बताना है कि केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको मैं ए कर दे रहा हूं। और बी में आपको बताना है कि मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको मैं बी कर देता हूं। और इसके अलावा ठीक है, आपको ये चीज़ बतानी है। अब मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन में, तो आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि आपातकाल को बता सकते हैं कि आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत कैसे कैसे प्रवर्तित किया जाता है। इसके अलावा निष्कर्ष आप क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष आप बता सकते हैं कि भाई आपातकाल इतना गंभीर मामला है, तो इसको देखते हुए इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन के जो प्रयास किए गए हैं उसको देखना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, लिखित परमिशन नहीं मान्य होती है। इसके अलावा 1 महीने के भीतर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करना होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप निष्कर्ष, इस चीज को निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ आंसर लिखने से पूर्व। Explain the grounds on which a national emergency can be declared and highlight its effects on center-state relations and fundamental rights। ठीक है, एक चीज़ मैं पहले से बता दूं, खैर जो क्वेश्चन आएगा उसके सामने तभी बता दूंगा। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीधे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा, आपातकाल को बता दिया, कैसे कैसे आपातकाल की घोषणा होती है। तो मैंने क्या लिखा, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं सुरक्षा के समक्ष असामान्य परिस्थितियों से निपटने हेतु कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो मैंने क्या बताया, राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन मैंने बताया। इसके अलावा आप चाहते तो एक तरीके का और इंट्रोडक्शन हो सकता था, जिसमें आप आधार ही बता देते डायरेक्ट। आप एक तरह का इंट्रोडक्शन ये लिख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं अगर किसी युद्ध का आसन्न खतरा है, इसके मामले में ठीक है, कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर क्या कर सकता है, आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो जो पहला पार्ट था मेन बॉडी का, आप यहाँ पे देखेंगे जो मेन बॉडी का पहला पार्ट था, उन आधारों की व्याख्या कीजिए, वो हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में ही समाहित कर सकते थे। तो ये भी एक तरीका है, इसे शब्द कम लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों अलग अलग तरीके हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब जो ये मैंने लिखा है, जिस तरीके से मैंने लिखा है, इससे आपको दिख रहा होगा क्लियर अलग अलग जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे क्या पूछा है, एक आधार पूछा हुआ है तो मैंने आधार दिखाया है। फिर बोला है केंद्र राज्य संबंधों पे प्रभाव, एक बार स्ट्रक्चरिंग देखें तो मैंने दूसरा पॉइंट दिखाया केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, इसको बक्से में कर दें। फिर आप देखेंगे मैंने तीसरा पॉइंट दिखाया मूल अधिकारों पर प्रभाव। तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन की डिमांड है वो मैंने अलग अलग दिखा दिया, तो एग्जामिनर को इससे कॉपी चेक करने में आसानी होती है। ठीक है, आप इस तरीके से भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हालांकि 250 शब्दों का प्रश्न है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये इंट्रोडक्शन में बताया। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स काट सकते हैं, जैसे एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं सुरक्षा। इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखने की जीएस में बहुत आवश्यकता नहीं है, हालांकि लिखेंगे तो इसका कुछ फायदा ही है। लेकिन अगर मान लीजिए 150 शब्द में यही प्रश्न आता, 150 शब्द में यही प्रश्न आता, तो मुझे लिखना होता तो मैं क्या करता, इसमें से ये सारे वर्ड्स उठा देता। मैं केवल लिख देता अनुच्छेद 352 के तहत असामान्य परिस्थितियों से निपटने हेतु कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। डायरेक्ट ये चीज़ लिख के मैं आगे बढ़ जाता, कोई टेंशन नहीं है। जब आपको शब्द सीमा अधिक हो तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आधार कौन कौन से आधार हैं।
तो पहला मैंने बताया युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, मैंने एग्जाम्पल दे दिया 1962 और 1971 का आपातकाल इसी कारण से लगाया गया था। दूसरा आधार मैंने बता दिया सशस्त्र विद्रोह, और फिर मैंने लिख दिया मूल संविधान में यह आंतरिक अशांति था। ठीक है, आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 का आपातकाल लगाया था, तो मैंने ये बताया। परंतु 44th संशोधन द्वारा, 44वां संशोधन 1978 में हुआ, उसके द्वारा इसे सशस्त्र विद्रोह से स्थापित कर दिया गया। तो आप देखेंगे आपातकाल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान में नहीं था। तो हो सकता है प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि क्या इसमें से कौन सा आपातकाल के अंदर कौन सा प्रावधान या कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था। तो ध्यान रखें, सशस्त्र विद्रोह मूल संविधान में नहीं था। 44वें संशोधन द्वारा इसे आंतरिक अशांति को प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आसन्न खतरे के मामले में। तो तीसरा आधार क्या है आपातकाल लगाने का, अगर आसन्न खतरा है कि भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता के समक्ष युद्ध का आसन्न खतरा है, तो भी लगा देंगे आपातकाल। ऐसी स्थिति में संविधान की प्रकृति एकात्मक हो जाती है तथा केंद्र एवं राज्य संबंधों पर इसका प्रभाव। तो मैंने पहला पॉइंट सीधे बता दिया कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, संविधान अपनी प्रकृति में एकात्मक हो जाता है। और इसको मैं थोड़ा सा अगर बताऊं तो संविधान बिना संशोधन किए, भारतीय संविधान की एक बहुत खास बात यही है कि बिना संशोधन किए वह प्रकृति में संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। और यानी केंद्र सरकार के पास बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आ सकती हैं कि केंद्र सरकार निरंकुश भी बन सकती है। तो इस बात को समझिएगा। तो क्या होता है, मैंने वही बताया, यानी एकात्मक हो गया, अपनी प्रकृति में एकात्मक हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, पहला पार्ट सीधे लिखेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों पर इसका क्या प्रभाव है। उसमें कई तरह के प्रभाव हैं। आप एक बता सकते हैं कार्यकारी प्रभाव, एक आप बता सकते हैं विधायी प्रभाव, एक आप बता सकते हैं वित्तीय प्रभाव। तो 3 हेडिंग्स में इसको मैंने तोड़ दिया, कार्यकारी, विधायी और वित्तीय। इससे क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग क्वेश्चन की बहुत कंप्लीट हो जाती है सीधे सीधे। अब जैसे एग्जामिनर होगा तो वो यही केवल 3 पॉइंट अगर आपने बक्से में किए ना, यही देख के वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अंदर की चीज़ जब आपने इतना ब्रेक किया है, चीज़ों को इतना बढ़िया से रिप्रेजेंट किया है, तो अंदर की चीज़ें आपने सही लिखी होंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर दिखा रहा हूँ, मौलिक अधिकार पर प्रभाव, अनुच्छेद 358, 359, देखिए डायरेक्ट दिख रहा है। तो वो अंदर की चीज़ें बहुत समय नहीं लगाएगा पढ़ने में, एक बार रीडिंग करके निकल जाएगा और आपको अच्छे खासे मार्क्स देके चला जाएगा। तो मैंने क्या बताया, कार्यकारी प्रभाव क्या पड़ता है, राज्य सरकारों पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, हालांकि राज्य सरकारों का निलंबन नहीं होता है। तो आपातकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता और क्या हो गई, राज्य सरकार निलंबित नहीं होती। हो सकता है प्री में एक ऑप्शन दे दे कि क्या आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकारों का निलंबन हो जाता है। तो ध्यान रखें, राज्य सरकारों का निलंबन नहीं होता है, लेकिन राज्य सरकारों पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। दूसरा, केंद्र किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश दे सकती है। वर्तमान में क्या होता है, सामान्य अवस्थिति के दौरान क्या होता है, सामान्य स्थिति के दौरान क्या होता है, केंद्र राज्य सूची के विषय पे नहीं, संघीय सूची या समवर्ती सूची के विषय पर राज्य को निर्देश देती है, कार्यकारी निर्देश देती है सामान्यतः। लेकिन जब राज्य आपातकाल में आ जाएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, तो केंद्र किसी भी विषय पर, ठीक है, चाहे राज्य सूची का हो चाहे केंद्र सूची का हो, किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश दे सकती है। तीसरा, दूसरा पॉइंट करूंगा, विधायी क्या होगा, विधायी प्रभाव क्या होगा केंद्र राज्य संबंधों में। तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और आपको पता होगा सामान्य स्थिति में संसद राज्य सूची के कानून, राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। आर्टिकल 249 कहता है, इस बात को आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं कि राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से पास करेगा तो ही संसद राज्य सूची के कानून पर विषय बना सकती है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्य अगर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे संसद से कानून बनाने के लिए, तो ही ऐसा होगा। जैसे आपने देखा होगा 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो इसी तरीके से बना था। 2 या 2 से अधिक राज्य जब संसद से निवेदन करते हैं तो क्या बनता है, राज्य सूची के विषय पे कानून बनता है। इसके अलावा राज्य सूची के विषय पे कानून संसद कब बना सकती है, जब क्या हो, आप ये कह सकते हैं जब राष्ट्रपति शासन लगा हो तब बना सकती है। इसके अलावा कब बना सकती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करना है तब बना सकती है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करना है तब क्या कर सकती है, संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। इसके अलावा जो 5वां चीज हमने अभी डिस्कस ही किया, 5वां राष्ट्रीय आपातकाल का जो विषय है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की जब परिस्थिति होगी तब भी संसद, यानी 5 स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके सुन लें, क्लियर हो जाएगा। मैंने एक बार बोल दिया, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। ठीक है, तो फिर क्या होता है, विधायी संबंध मैंने बताया कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति राज्य के विषय पर अध्यादेश भी ला सकता है। तो आपको पता होगा राष्ट्रपति पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, तो राष्ट्रपति ये भी कर सकता है।
राज्य की विधायी शक्तियां बिना निलंबन के राज्य के अधीन हो जाती है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन हो जाती हैं। बात करते हैं वित्तीय संबंध पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, राष्ट्रपति केंद्र द्वारा राज्य को किए गए वित्तीय हस्तांतरण कम या समाप्त कर सकता है। आपको पता होगा जो वित्त आयोग है वो राज्य को हस्तांतरण करवाता है, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज हस्तांतरण, इसके बारे में डिटेल में पढ़ें और हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो उसकी भी परेशानी नहीं है, आप एक बार पढ़ें। तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान क्या कर सकता है, वो जो वित्तीय हस्तांतरण है उसको कम या जीरो भी कर सकता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा, कम या समाप्त कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो क्वेश्चन का दूसरा मेन बॉडी है, क्या है, मौलिक अधिकारों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव को हम 2 आर्टिकल्स के माध्यम से देखते हैं, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, इसको याद रखें। अनुच्छेद 358 क्या बोलता है, अनुच्छेद 19 द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है वो स्वतः निलंबित हो जाता है, यानी राष्ट्रपति को इसके लिए कुछ अलग से अधिसूचना या फिर कोई एक्ट पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है संसद को। जो अनुच्छेद 358 है वो कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो स्वतः निलंबन हो जाएगा, किसका, अनुच्छेद 19 के अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें कि ये पूरी तरह से निलंबित हो जाता है, जो अनुच्छेद 19 के अधिकार है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि निलंबन हो जाता है। दूसरा एक जो इसमें और खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि केवल बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध की स्थिति में ही ऐसा होता है, यानी अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो अनुच्छेद 19 के जो प्रदत्त अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये बन सकता है। तो मुझे लगता है आपातकाल आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा अगर आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ रखा है। तो नहीं पढ़ रखा है तो एक बार पढ़ें और फिर वीडियो सुने तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये निलंबित हो जा रहा है, जो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार है वो निलंबित हो जा रहे हैं स्वतः, लेकिन किन परिस्थितियों में, केवल बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध की स्थिति में। ठीक है, अनुच्छेद 359 क्या कहता है, अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 के अधिकारों को छोड़कर, यानी आप कह सकते हैं एक है आपका गरिमा सहित जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, इसके अलावा दोष सिद्धि के संदर्भ में जो संरक्षण मिलता है आपको कि आप स्वतः दोष सिद्धि नहीं कर सकते खुद की, तो ये जो 2 अधिकार हैं 20 और 21, इसको छोड़िए अन्य मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन होता है। तो 2 चीज देखिए अंतर है। एक चीज क्या है, मैंने 2 चीज इस बात को आपको समझनी होगी। मैंने एक आर्टिकल बताया 358 में क्या है, अनुच्छेद 19 निलंबित हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा निलंबित हो जा रहा है। 359 क्या कह रहा है, निलंबित नहीं कर रहा है, कह रहा है प्रवर्तन निलंबित हो रहा है। ठीक है, प्रवर्तन निलंबित हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। दोनों चीज में डिफरेंस है। मतलब अनुच्छेद 19 तो खत्म कर दिया जा रहा है, यानी इसको उस समय आपातकाल की अवधि के दौरान हटा दिया जा रहा है, माना ही नहीं जा रहा है कि आपका अनुच्छेद 19 के तहत कुछ अधिकार था। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 20-21 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वे वैसे ही बने रहेंगे, यानी राष्ट्रपति इनको नहीं समाप्त कर सकता या कम कर सकता है आपातकाल के दौरान। जो बाकी के आर्टिकल्स हैं, जो 23 है, 24 है, जो इसके तहत जो प्रदत्त अधिकार हैं, उसका प्रवर्तन निलंबन होता है। प्रवर्तन का मतलब कि आप इसके उल्लंघन पर न्यायालय भी नहीं जा सकते, यानी आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 आपको न्यायालय जाने का अधिकार जो देता है वो आपको अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए वो निलंबित हो गया है, बाकी सारे अधिकार आपके बने हुए हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, आपके अधिकार बने होते हैं लेकिन उसका प्रवर्तन निलंबित हो जाता है। तो इन 2 चीजों में डिफरेंस है और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत चांस है पूछने का। तो स्वतः निलंबन और प्रवर्तन का निलंबन, 2 चीज ध्यान में रखें। अब मैं क्या बताऊंगा, तो मैंने मूल अधिकार पर बता दिया प्रभाव, मैंने लिख दूंगा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में मैंने लिखा, आपातकाल की घोषणा एक गंभीर मामला है जिसे देखते हुए कैबिनेट की लिखित सहमति तथा 1 माह के अंदर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। तो मैंने ये बात क्लियर बता दी कि भाई देखिए इतना गंभीर मामला है, अतः कैबिनेट की स्वीकृति एवं दोनों सदनों से 1 माह के अंतर्गत विशेष बहुमत से पारित होना इसके लिए बहुत अनिवार्य है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। इसके अलावा जो आपके डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, ठीक है, सिलेबस आप आर्ट एंड कल्चर का हुआ, इसके अलावा कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी चाहिए, सेकेंड ARC कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ना है, प्री मेंस के लिए किस तरीके से मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, इसके अलावा प्री का पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और हर विषय के पाठ्यक्रम जो भी GS पेपर 1 है, GS पेपर 2 है, सबका सिलेबस की गहन चर्चा ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे हो चुकी है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपकी डाउट्स हैं ऐसे, तो आप उसको पूछने के पहले एक बार प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें, उससे उम्मीद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार रिमाइंडर करना चाहता हूँ कि जो UPPCS का हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसकी सीटें अब काफ़ी कम बची हैं, 6 सीटें मुझे लगता है अभी बची हुई हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। धन्यवाद।